एक एक करके अनुपमा की सुहाग की चूड़ियां टूट रही थी। उन चूड़ियों के साथ साथ अनुपमा भी टूट रही थी। चूड़ियों के टूटने की खनक सिर्फ अनुपमा को सुनाई देती थी। उसके पति और उसकी सास को ये चूड़ियों के टूटने की खनक सुनाई नहीं देती थी, लेकिन हाँ, पति और सास दोनों मिलकर उसको तानों की खनक जरूर सुना देते थे। फिर एक दिन अनुपमा ने कुछ ऐसा किया कि उन दोनों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अनुपमा ने अपनी नाजुक कलाइयों पर लाल हरी चूड़ियों को पहनते हुए आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर हौले से फैली मुस्कान में एक अजीब सी घबराहट भी थी। शादी को बस 15 दिन हुए थे। ससुराल का नया घर, नए लोग, नई जिम्मेदारियां और सबसे बड़ा बदलाव आलोक जो शादी से पहले बेहद ख्याल रखने वाला, प्यार जताने वाला, हर फोन कॉल में 100 वादे करने वाला था, अब शादी के बाद अचानक कुछ अलग सा लगने लगा था। दिल्ली के एक पॉश कहे जाने वाले कॉलोनी में 2 BHK का छोटा सा फ्लैट था। वही अब अनुपमा का नया घर था। सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और आलोक की बहनें बीच बीच में आकर घर में अपनी चालाकियां चलाती रहती थी। अनुपमा दिन भर रसोई में लगी रहती थी। नए घर में हर चीज उसे खुद संभालनी थी। फिर भी जब वो अपनी चूड़ियों की खनक सुनती तो उसे लगता सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपने कमरे की अलमारी में चुपचाप बैठकर मायके के दिनों को याद करती, पर अपनी मम्मी को फोन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती ताकि कोई सुन ना ले। एक शाम अनुपमा ने सब्जी में थोड़ा सा मसाला ज्यादा डाल दिया। आलोक ऑफिस से आया और उसके चेहरे पर वो मीठा प्यार नहीं था। क्या जरूरत थी इतना मसाला डालने की? कुछ नहीं आता तुम्हें? अनुपमा की आंखों में पानी आ गया। उसने थाली मेज पर रखते हुए बस इतना कहा, सॉरी आलोक, अगली बार नहीं होगा। आलोक ने बेमन से खाना खाया और टीवी ऑन कर लिया। अनुपमा किचन में बर्तन धोती रही थी, तभी एक चूड़ी स्लैब से टकराकर फिर टूट गई। फर्श पर गिरी लाल चूड़ी की किरचे उसके दिल में चुभ गईं। पहली बार अनुपमा ने महसूस किया कि ये खनक इतनी नाजुक क्यों है। उस रात अनुपमा ने बर्तन धोकर जैसे तैसे टूटे कांच के टुकड़े समेटे। हाथ में एक किरच चुभ गई। एक हल्की सी चीख निकली, पर आलोक तक नहीं पहुंची। वो तब तक टीवी पर न्यूज देखता रहा, फिर मोबाइल में खो गया। अनुपमा ने चुपचाप अपनी हथेली पर लगी खरोच को देखा, जैसे उसका दिल कह रहा हो, ये खरोच तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। वो बिस्तर पर आई तो आलोक पहले से ही सो चुका था। उसकी नींद अनुपमा की आंखों से कोसों दूर थी। सुबह सुबह अनुपमा की आंख खुली तो खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। वो अलमारी में अपनी शादी की पुरानी तस्वीरें निकाल कर बैठ गई। लाल जोड़े में वो कितनी खुश लग रही थी। मम्मी के आंसू, पापा का आशीर्वाद, भाई की हंसी, सब कुछ याद आ रहा था। पर अब इस नए घर में उसकी वो हंसी कहाँ खो गई। चूड़ियों की खनक अब उसको डराने लगी थी। वो डरती थी कि कहीं कोई और चूड़ी टूट ना जाए। इसी बीच सासू माँ की आवाज आई, अनुपमा चाय बनाई क्या? अनुपमा जल्दी से अपनी साड़ी संभालती रसोई की तरफ भागी। तस्वीरें अलमारी में बंद रह गईं। रसोई में सासू माँ बैठी थी, खांसी से परेशान थी, पर ताने देने में एकदम स्वस्थ। हमारे टाइम पे तो नई बहू 5 बजे उठ जाती थी, ये तो सूरज चढ़ने के बाद उठती है, ऐसे कैसे चलेगा? अनुपमा ने धीमे से कहा, माँ जी नींद नहीं आई थी रात को। सास ने आंखें तरेरी, क्यों? घर के काम में इतनी थकान कहाँ? 4 लोग बोलेंगे कि बहू निकम्मी है। अनुपमा ने बर्तन धोते धोते फिर अपनी कलाई देखी। चूड़ियां अभी सलामत थी, पर वो जानती थी कब टूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अनुपमा को अकेले चाय पीते देखकर बगल वाली रितु भाभी आ गई। अरे बहू, इतनी उदास क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? अनुपमा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है भाभी। रितु भाभी ने उसका हाथ पकड़कर देखा। कलाई में प्लास्टर कब चढ़ेगा बहू? रोज रोज टूटी चूड़ियां क्या हाल बना रखा है आलोक ने तेरा। अनुपमा कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं सकी।
शब्द उसके गले में ही अटक गए। रितु भाभी ने बस इतना कहा, बहू घर संभालना आसान नहीं, पर खुद को संभालना सबसे जरूरी है। अपनी चूड़ियों को मत टूटने देना, चाहे लोग टूट जाएं। धीरे धीरे आलोक देर से आने लगा, कभी मीटिंग के बहाने, कभी दोस्तों के बहाने। अनुपमा पूरा पूरा दिन इंतजार करती रहती। उसकी बनाई सब्जी ठंडी हो जाती और वो खुद ठंडी पड़ती जा रही थी। आलोक जब आता तो उससे बात करने की बजाय मोबाइल पर आंखें गड़ाए रहता। एक रात अनुपमा ने हिम्मत करके पूछा, आलोक हम कहीं घूमने नहीं जाएंगे? शादी को 3 महीने हो गए। आलोक ने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें पता है ऑफिस का कितना काम है, और प्लीज मुझे टेंशन मत दिया करो, सिर दर्द हो जाता है। अनुपमा की आंखें भर आई। उसने फिर से अपनी चूड़ियों को देखा। खनक तो वही थी, पर अब उसे उस खनक में अपने टूटने की आवाज सुनाई देती थी। आखिरकार एक रात अनुपमा से सहा नहीं गया। उसने मम्मी को फोन मिलाया। मम्मी मैं आ जाऊं कुछ दिन के लिए? माँ की आवाज कांप गई। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अनुपमा ने कुछ नहीं कहा, बस फोन रख दिया और आंखों में आंसू भरकर अपनी चूड़ियां उतारकर तकिए के नीचे रख दी। उस रात वो पहली बार खुद को टूटते हुए महसूस कर रही थी, और उसी रात उसने तय कर लिया कि अब वो इन चूड़ियों से बंध कर नहीं रहेगी। अब कुछ बदलना होगा। सुबह होते ही अनुपमा ने बिना कुछ बताए बस अपने मायके जाने के लिए सामान पैक कर लिया। आलोक को ऑफिस जाना था। उसने देखा भी नहीं कि अनुपमा क्या कर रही है। सासू माँ को बोला, माँ जी मैं 2 दिन के लिए मम्मी के पास जा रही हूँ। सासू माँ ने ताना मारा, शादी करके भी माँ बाप से चिपकी रहती है, ऐसे कैसे घर बसता है? अनुपमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी टूटी चूड़ियों को देखा, फिर बैग उठाया और बाहर निकल गई। घर के बाहर खड़ी रितु भाभी ने देखा। जा बहू, थोड़ा रो भी ले, फिर खुद को समेट लेना। अनुपमा जब मायके पहुंची तो माँ ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में दर्द। माँ ने अनुपमा को गले से लगाया। अनुपमा फपक कर रो पड़ी। माँ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बस बेटा रो ले, तू मेरी वही गुड़िया है ना, जो चूड़ियां पहनकर पूरे मोहल्ले में खनकती फिरती थी। अनुपमा ने माँ के आंचल में सिर छुपा लिया। उसकी टूटी आवाज बस इतना कह सकी, माँ मेरी चूड़ियां टूट गईं। पापा दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर जुबान पर ताला। उन्होंने अनुपमा के सिर पर हाथ रखा। बेटा जब तक जी चाहे रहे, पर खुद को मत खो देना। तेरी हिम्मत ही तेरी असली चूड़ियां हैं। अनुपमा ने पहली बार अपने पापा को इतना टूट कर बोलते हुए देखा। उसने तय कर लिया कि अब वो खुद को कमजोर नहीं पड़ने देगी। अनुपमा का छोटा भाई दीपू कॉलेज से आया। दीदी को यूं मायके में देखकर उसे सब कुछ समझ में आ गया। दीपू बोला, दीदी अगर जीजा जी परेशान कर रहे हैं तो बोल देना, मैं खड़ा हूं ना। अनुपमा ने उसे हंसते हुए थपकी दी। पगले, अब तेरी दीदी रोने वाली नहीं, अब मैं अपने लिए भी खड़ी रहूंगी। रात को अनुपमा अपनी पुरानी अलमारी में अपनी स्कूल की डायरी ढूंढ रही थी। उसी में उसे अपनी पुरानी हिम्मत दिखी। उसने एक पेज पर लिखा, मेरी चूड़ियां अगर टूटी हैं तो क्या हुआ, अब मैं अपनी हिम्मत से नई चूड़ियां पहनूंगी खुद के लिए। उसने पहली बार खुद से वादा किया। अब आलोक से कुछ भी उम्मीद नहीं, अब उसे खुद अपने लिए लड़ना होगा। मायके में रहते हुए अनुपमा ने देखा कि सामने वाली बुआ के घर में किसी की शादी थी। बैंड बाजा बज रहा था, नई दुल्हन आई थी। उसने खिड़की से झांककर उस नई दुल्हन को देखा। उसकी चूड़ियों की खनक सुनाई दी। अनुपमा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। कितनी उम्मीदें लेकर आती हैं ये चूड़ियां, काश हर दुल्हन इन्हें टूटने ना दे। तीसरे दिन आलोक का फोन आया, कब तक बैठी रहेगी वहां पर, घर कब आ रही है? अनुपमा ने पहली बार ठहर कर कहा, जब तक मुझे लगेगा कि मैं आना चाहती हूँ तब तक। आलोक चुप रह गया। पहली बार अनुपमा की आवाज में उसे वो टूटी चूड़ियों वाली लड़की नहीं दिखी। मायके में रहते रहते अनुपमा ने तय किया, अब वो खाली नहीं बैठेगी। उसने अपनी पुरानी डिग्री निकाली कंप्यूटर की।
दीपू ने लैपटॉप दिया। दीदी ऑनलाइन इंटरव्यू दे दो, आजकल सब घर बैठे हो जाता है। अनुपमा ने पहली बार अपनी हिम्मत की चूड़ियां पहनी और इंटरव्यू देने बैठ गई। 3 इंटरव्यूज के बाद अनुपमा को एक ऑफिस में छोटी सी नौकरी मिल गई। एक कॉल सेंटर में पगार ज्यादा नहीं थी, पर अनुपमा की आंखों में चमक थी। माँ ने उसके हाथों में नई चूड़ियां पहनाई, हरे कांच की। माँ ने कहा, देख बेटा, ये चूड़ियां तेरे साथ हैं, तू टूटी तो नहीं ना। अनुपमा ने अपनी कलाई हौले से हिलाई। खनक फिर से लौट आई थी। अनुपमा को पहली तनख्वाह मिली, छोटी सी पर उसके लिए बहुत बड़ी थी। उसने अपनी माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदी और पापा के लिए चाय का नया केटल। दीपू के लिए उसने एक छोटा सा रिस्ट वॉच लिया। वो खुशी खुशी सबको तोहफे दे रही थी कि तभी आलोक का फोन फिर बजा। क्या नौकरी नौकरी लगा रखा है और कितने दिन मायके में पड़ी रहने का इरादा है? आलोक ने इस बार धीमे से पर ठहर कर कहा। आलोक, मैं अब तुम्हारे पास लौट तो जाऊंगी, पर इस बार खाली हाथ नहीं जाऊंगी, अपनी पहचान के साथ लौटूंगी। आलोक ने फोन काट दिया। अनुपमा के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपनी नई हरी चूड़ियों को खनका कर देखा। अब उसे इनसे डर नहीं लगता था। मायके की गली में सबको पता चल गया कि अनुपमा नौकरी कर रही है। कुछ औरतों ने ताना दिया, हाय री, सुहागन होकर भी परदेश में नौकरी। कुछ कहती, अरे बहू, मर्द कमाने वाला है तो तू क्यों कमाती है? अनुपमा सब सुनती, पर अब चुप नहीं रहती। वो मुस्कुराकर जवाब देती, ये मेरी चूड़ियां हैं, अब कोई और इन्हें तोड़ेगा नहीं। 5 महीने बाद एक दिन खुद आलोक के पास वापस जाने का फैसला करती है। माँ पापा ने बहुत समझाया, पर अनुपमा ने कहा, अब मैं डर कर नहीं, खुद पर भरोसा करके लौटूंगी। वो फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची। आलोक ने दरवाजा खोला। पहली नजर में ही उसे अनुपमा कुछ अलग लगी। अब वो वही डरी सहमी लड़की नहीं थी। अनुपमा ने हंसकर कहा, मैं वापस आ गई हूँ, पर अब अपनी शर्तों पर। सासू माँ अब भी वही थी, खांसती खखारती, पर ताने सुनाने में कोई कसर नहीं। इतने दिन मायके में ऐश करके आई है, अब यहाँ फिर से रानी बन के बैठेगी। अनुपमा ने पहली बार सीधे कहा, माँ जी, अब मैं काम पर भी जाऊंगी और घर भी संभालूंगी, पर अब मैं सिर्फ आपकी बहू नहीं, अपने आप की भी जिम्मेदारी हूँ। सासू माँ चुप रह गई। उन्हें भी अनुपमा की आंखों में अब वो पुरानी घबराहट नहीं दिखी। अनुपमा ने अपनी नौकरी जारी रखी। सुबह ऑफिस जाती, शाम को लौटकर घर भी संभालती। धीरे धीरे आलोक को ये सब खटकने लगा। उसे बुरा लगता कि अनुपमा अब उस पर निर्भर नहीं है। कभी कभी वो गुस्से में कह देता, ज्यादा कमाने लगी है क्या, अब मुझसे बराबरी करेगी। अनुपमा चुपचाप अपनी चूड़ियों को देखती। अब हर खनक उसे हौसला देती। वो मुस्कुराकर कहती, बराबरी नहीं आलोक, अब बस मैं टूटूंगी नहीं। रितु भाभी ने एक दिन अनुपमा से अकेले में कहा, बहू घर तब तक ही घर होता है जब तक उसमें इज्जत होती है। अगर इज्जत ना हो तो दीवारें कांच की चूड़ियों जैसी ही होती हैं, कब टूट जाए पता नहीं चलता। अनुपमा ने रितु भाभी के हाथ पकड़कर कहा, अब मैं खुद अपनी दीवार मजबूत करूंगी, चाहे कोई साथ दे या नहीं। एक रात आलोक ने अनुपमा के देर से आने पर खूब बहस की। किसके साथ रहती है इतना देर ऑफिस में, तुझे घर की फिक्र नहीं? अनुपमा ने संयम से कहा, मैं घर के लिए ही काम करती हूँ, ताकि किसी को ताना देने की जरूरत ना पड़े। आलोक ने चिल्लाकर कहा, तो फिर अपनी चूड़ियां भी बेच दे, सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अनुपमा ने अपनी कलाई आगे बढ़ा दी, ये चूड़ियां अब बिकाऊ नहीं हैं, ये मेरी ताकत है। धीरे धीरे आलोक ने उससे बात करना और कम कर दिया। अब वो देर रात तक घर से बाहर रहता। अनुपमा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर अब वो अपने अहंकार में और डूबता जा रहा था। एक रात अनुपमा ने देखा, आलोक की शर्ट पर किसी और के इत्र की खुशबू थी। अनुपमा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी चूड़ियों की खनक सुनाई, जैसे वो कह रही हो, अब तू मत टूटना। उस रात अनुपमा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आलोक के शर्ट से आती अजनबी खुशबू, उसके चेहरे का बदलता रंग, सब कुछ अनुपमा की सोच को काटने लगा। वो अपने तकिए के नीचे हाथ डालकर अपनी पहली टूटी चूड़ी का टुकड़ा निकाल लाई। हाँ,
उसने उसे संभाल कर रखा था। टुकड़े को देखकर उसने खुद से कहा, अब फिर नहीं टूटूंगी। सुबह रितु भाभी ने फिर उसे अकेले में बुलाया। बहू मर्द अगर रास्ता भटक जाए तो घर की औरत को अपनी आंखें बंद नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी सच को पकड़कर ही संभालना पड़ता है। अनुपमा ने सीधे से कहा, भाभी अब मैं आंखें नहीं मूंदूंगी, चाहे जो भी हो। एक दिन आलोक के ऑफिस से कॉल आया। अनुपमा ने उठा लिया। वो कॉल किसी लड़की का था जो आलोक से मिलने की बात कर रही थी। अनुपमा ने कुछ नहीं कहा। उसने बस शांति से फोन रख दिया और उस नंबर को नोट कर लिया। शाम को आलोक घर लौटा तो अनुपमा ने सीधे कहा, तुम्हारे और मेरे बीच कुछ बचा है क्या? आलोक भड़क उठा। क्या बकवास कर रही हो? अनुपमा ने कहा, अगर तुम्हें किसी और के साथ रहना है तो साफ कह दो। मैं अब खुद को झूठ में नहीं रखूंगी। सासू माँ को जब पता चला तो उन्होंने सारा दोष अनुपमा पर डाल दिया। बहू ही निकम्मी है, मर्द तो बाहर जाएगा ही। तूने घर संभाला होता तो ये नौबत नहीं आती। अनुपमा ने सासू माँ की बात चुपचाप सुनी, फिर बस इतना कहा, माँ जी कभी मेरी जगह खड़े होकर देखना, तब पता चलेगा कितनी चूड़ियां टूट चुकी हैं। उस रात आलोक घर नहीं लौटा। अनुपमा बालकनी में खड़ी रही। ठंडी हवा उसके आंसुओं को सुखा रही थी। उसने अपनी हरी चूड़ियों को देखा। इस बार वो टूटी नहीं थी और वो खुद भी नहीं टूटी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया, कल से मैं अपनी नई जिंदगी की तैयारी करूंगी। अगली सुबह अनुपमा ने ऑफिस में अपने सीनियर से बात की, मैम क्या मेरे लिए किसी और शहर में पोस्टिंग का मौका है? सीनियर ने पूछा, तुम्हें ट्रांसफर क्यों चाहिए? अनुपमा ने बस इतना कहा, कुछ चूड़ियां बचानी है, अब खुद को संभालना है। उसने रात को माँ को फोन किया, माँ अगर मैं वापस आ जाऊं तो? माँ ने बिना कुछ पूछे कहा, इस बार खाली मत लौटना, अपनी पहचान साथ लेकर लौटना। अनुपमा ने एक रात आलोक से साफ कहा, मैं अब ये घर छोड़ने वाली हूँ। मेरे हिस्से की इज्जत तुमने छीन ली, अब मैं अपनी इज्जत वापस लूंगी। आलोक ने हंसकर कहा, कहाँ जाओगी, कौन संभालेगा तुझे? अनुपमा ने अपनी हरी चूड़ियों को खनकाते हुए कहा, अब मैं खुद को संभालूंगी, मुझे अब किसी की सहारे की जरूरत नहीं। एक सुबह अनुपमा अपनी पैकिंग कर रही थी। रितु भाभी ने आकर उसके हाथ में लाल कांच की नई चूड़ियां दी। ये तेरे नए सफर के लिए, कभी मत टूटना। अनुपमा ने रितु भाभी को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ हौसला था। अनुपमा जब मायके लौटी तो सबने उसे गले से लगा लिया। माँ ने कहा, अब मेरी बेटी किसी का इंतजार नहीं करेगी, अब वो अपने लिए जिएगी। दीपू ने उसे देखते ही कहा, दीदी ये नौकरी भी अब यहीं से कर और देख, कोई तेरी चूड़ियां फिर ना तोड़े। मायके लौटने के कुछ ही दिनों बाद अनुपमा को उसकी कंपनी से ट्रांसफर लेटर मिला। नई पोस्टिंग थी जयपुर में। माँ ने चूड़ी वाले से खास हरी कांच की चूड़ियां मंगवाई। माँ ने खुद अनुपमा की कलाई में पहनाई। बेटा अब ये चूड़ियां तेरे हौसले की हैं, इन्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा। अनुपमा ने पहली बार खुद को आईने में देखा, बिना डर बिना शर्म, सिर्फ हिम्मत के साथ। जयपुर स्टेशन पर उतरते हुए अनुपमा की आंखों में फिर मायके की नमी थी, पर डर नहीं था। ऑफिस के लिए उसने एक छोटा सा रूम किराए पर लिया। कमरा खाली था, दीवारें बेरंग थी, पर अनुपमा को लगा ये दीवारें उसकी अपनी हैं। कोई सासू माँ, कोई आलोक, कोई ताना, कुछ नहीं, बस वो और उसके सपने। नई जगह, नई डेस्क। अनुपमा ने अपने छोटे से कैबिन में बैठकर एक कॉफी मग रखा। मग पर लिखा था, सी बिलीव्ड, सी कुड, सो सी डिड। वो मुस्कुराई। पहली तनख्वाह से उसने नया फोन खरीदा ताकि माँ को हर रात वीडियो कॉल कर सके। एक रात आलोक ने फिर कॉल किया, कहाँ भाग गई, कब तक भागेगी? अनुपमा ने ठंडी आवाज में कहा, मैं भाग नहीं रही, अब मैं उड़ रही हूँ, अब मुझे मत रोकना। उसने पहली बार आलोक का नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके चेहरे पर एक मजबूत मुस्कान थी। अनुपमा ने ऑफिस में काम से सबका दिल जीत लिया। जो काम पहले बस टाइम पास लगता था, अब वो उसकी ताकत बन गया। लोग उसे मिसेज आलोक नहीं, अनुपमा श्रीवास्तव कहते थे। वो नाम जो वो खो चुकी थी, पर अब फिर से उसका था।
ऑफिस में उसके मैनेजर ने कहा, अनुपमा, तुम्हारे जैसी मेहनती लड़की को बहुत आगे जाना चाहिए। अगर तुम चाहो तो अगली प्रमोशन तुम्हारी होगी। अनुपमा ने अपनी चूड़ियों की खनक सुनाई। कभी सोचा भी नहीं था ये खनक इतना सुकून देगी। ऑफिस में उसकी दोस्त बनी रिया। रिया ने उसके अकेलेपन को समझा। एक दिन कॉफी पर बोली, अनुपमा, किसी ने तेरा दिल दुखाया है ना? अनुपमा ने कहा, हाँ, पर अब मैंने खुद को प्यार करना सीख लिया है। एक दिन अनुपमा छुट्टी लेकर मायके गई। माँ ने गले लगाकर कहा, अब तो तू हमारे मोहल्ले की शान बन गई। देख, तेरी तरह हर कोई अपनी बेटी को बनाना चाहता है। अनुपमा हंस पड़ी। वो अब मायके के लिए बोझ नहीं थी, वो अब गर्व थी। दीपू की शादी तय हुई। अनुपमा ने ही भाभी ढूंढी। वो चाहती थी दीपू की पत्नी वही खनक महसूस करे, पर वो टूटे नहीं। दीपू ने मजाक किया, दीदी तू ससुराल नहीं संभाल पाई, अब भाभी देख लूंगा मैं। अनुपमा ने हंसते हुए उसके सिर पर चपत मारी। अब कोई चूड़ियां नहीं टूटेंगी, वादा। दीपू की शादी में अनुपमा ने अपनी भाभी को अपनी हरी चूड़ियों की जोड़ी दी। इनसे कभी डरना मत, कोई इन्हें तोड़े उससे पहले खुद खड़ी हो जाना। भाभी ने झिझकते हुए कहा, दीदी आप जैसी हिम्मत चाहिए। अनुपमा ने हंसते हुए कहा, बस इतना जान लो, चूड़ियां कमजोर नहीं होती, औरत का डर होता है। दीपू की शादी के बाद अनुपमा जयपुर लौटी। एक दिन फिर आलोक का कॉल आया। उसने दूसरी तरफ से कहा, मैं अकेला पड़ गया हूँ, वापस आ जाओ। अनुपमा ने हौले से कहा, अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी चूड़ियों की खनक अब मेरे लिए काफी है। उसने फोन काट दिया। इस बार बिना एक भी आंसू के जयपुर में अपनी नई जिंदगी संभालते हुए अनुपमा ने एक दिन अपनी डायरी के कुछ पुराने पन्ने पलटे। उसने देखा, पहली चूड़ी टूटी, पहला आंसू, पहली हिम्मत, सब उसी में लिखा था। उसने फैसला किया, अब मेरी ये कहानी बस मेरी नहीं रहेगी, ये हर उस औरत की होगी जिसकी चूड़ियां कभी टूटी थी। उसने ऑफिस से लौटकर हर रात अपनी डायरी पर बैठना शुरू किया। अब वो लिखने लगी, सुहाग की चूड़ियां नाम की किताब। अनुपमा ने अपनी पूरी कहानी, मायके से ससुराल, टूटी चूड़ियां, नई नौकरी, नया शहर, सब पन्नों में उकेर दिया। जब आखिरी पन्ना पूरा हुआ, उसने अपनी हरी चूड़ियों की खनक सुनी। अब ये खनक किसी के डर से नहीं, मेरी ताकत से है। रिया ने उसे एक पब्लिशिंग हाउस का पता दिया। अनुपमा ने अपनी पांडुलिपि भेज दी। हफ्ते भर बाद कॉल आया, मैम आपकी कहानी बहुत ही अलग है, हम इसे छपाना चाहते हैं। अनुपमा ने अपनी आंखों में पहली बार वो चमक देखी जो कभी शादी के जोड़े में थी, पर अब वो खुद के लिए थी। 1 महीना बीता। अनुपमा के दरवाजे पर डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके हाथ में एक पार्सल था। पार्सल खोला, किताब पर नाम था, सुहाग की चूड़ियां। एक औरत की टूटी खनक से नई खनक तक। कवर पर एक लड़की खड़ी थी जिसकी कलाई में हरे कांच की चूड़ियां चमक रही थी। अनुपमा किताब लेकर मायके गई। माँ ने जब अपनी बेटी की लिखी किताब देखी तो आंसू निकल आए। मेरी बिटिया ने खुद अपनी टूटन से नई कहानी बना ली। आज तेरा बाप होता तो कितना खुश होता। अनुपमा ने माँ को गले लगा लिया। पहली बार वो सच में अपनी चूड़ियों को आशीर्वाद समझ रही थी। कुछ महीने बाद अनुपमा को एक सेमिनार में बुलाया गया। वहां मंच पर खड़े होकर उसने कहा, हमारी चूड़ियां हमारी पहचान नहीं है, हमारी हिम्मत है। जो खनक दूसरों को सुनाई देती है, उससे ज्यादा जरूरी है वो आवाज जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। हॉल तालियों से गूंज उठा। किताब छपने के कुछ ही हफ्तों बाद अनुपमा को एक लिफाफा मिला। उसमें हाथ से लिखा खत था। एक अनजान महिला ने लिखा था, दीदी मैं भी टूटी चूड़ियों के साथ जी रही थी। आपकी कहानी पढ़कर मैंने पहली बार अपने डर को छोड़ा। अब मैंने अपने लिए खड़ा होना सीख लिया है। अनुपमा ने खत को अपनी हथेली पर रखा। उसके हाथ में खनक नहीं थी, पर आंखों में सपनों की खनक लौट आई थी। दीपू एक रात वीडियो कॉल पर बोला, दीदी तूने अपनी भाभी को भी सिखा दिया, अब वो भी तेरी तरह बोलना सीख गई है। अनुपमा मुस्कुराई। कभी अपनी टूटी खनक को बोझ समझा था, आज वही लोगों की ताकत बन रही है। जयपुर में अनुपमा अब भी अकेली रहती थी, लेकिन वो अकेलापन अब उसे काटता नहीं था। रात को खिड़की के पास बैठकर जब वो अपनी हरी चूड़ियां उतारती
तो उसे लगता जैसे वो कह रही हो, अब तेरा डर टूट गया। कभी जो खनक दूसरों के लिए थी, अब वो सिर्फ उसकी थी। एक दिन अचानक आलोक फिर से जयपुर आ पहुंचा। ऑफिस के बाहर इंतजार करते हुए उसने कहा, अनुपमा, एक मौका और दे दो, फिर हम सब संभाल सकते हैं। अनुपमा ने बहुत शांत होकर कहा, आलोक, जब मेरी चूड़ियां टूटी थी तब तुमने मुझे नहीं संभाला। अब मैं टूटी नहीं हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। आलोक को पहली बार एहसास हुआ, जो औरत कभी उसकी तरफ देखकर बोलती भी नहीं थी, वो बिना डरे अपनी दुनिया खुद बना चुकी थी। सेमिनार में एक लड़की ने अनुपमा से पूछा, मैम, आपने अपनी टूटी चूड़ियां संभाल कर क्यों रखी? अनुपमा ने कहा, क्योंकि मुझे रोज याद रहे मैं टूट सकती हूँ, पर फिर जुड़ भी सकती हूँ। उसने अपनी पहली टूटी चूड़ी एक एनजीओ को दान की, जहां वो महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता केंद्र खोल रही थी। उसने उस सेंटर का नाम रखा खनक, नई उम्मीद की आवाज। माँ जयपुर आई, अपनी बेटी को इतने लोगों के बीच बोलते देखा। माँ ने पहली बार उसकी कलाई पकड़ी और चूड़ियां देखकर कहा, अब ये चूड़ियां मेरी किसी बहू के भरोसे की नहीं, मेरी बेटी की ताकत की हैं। अनुपमा की आंखों में माँ का आंचल फिर से बसा। इस बार आंसू खुशी के थे। रात को अनुपमा ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना लिखा, अब मेरी चूड़ियां कोई और नहीं तोड़ेगा, अब इन्हें मैं खुद संभालूंगी। कभी टूट भी जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं खुद को नहीं टूटने दूंगी। अनुपमा ने अपने नए सेंटर खनक में पहली क्लास शुरू की। 4 औरतें आई, सबकी आंखों में डर था, सबकी कलाइयां सुनी थी। अनुपमा ने अपनी कांच की हरी चूड़ियां निकालकर मेज पर रख दी और बोली, देखो, ये सिर्फ सजावट नहीं, ये हर उस औरत की आवाज की निशानी है जो कभी किसी ने दबा दी थी। उसने हर औरत को एक एक जोड़ी चूड़ियां दी और कहा, इनकी खनक सुनो, जब भी कोई तुम्हारी आवाज दबाने आए, इन्हें खनकाना। सेंटर में काम सीखने आई आरती नाम की लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। पति की मारपीट, ससुराल का ताना, वो सबको चुपचाप सह रही थी। अनुपमा ने उसका हाथ थामा। आरती, अगर एक चूड़ी टूटे तो क्या तू भी टूट जाएगी? आरती ने आंसू पोंछे। पहली बार बोली, अब नहीं दीदी, अब कोई चूड़ी टूटे उससे पहले मैं खड़ी हो जाऊंगी। खनक में महिलाओं को सिलाई, कंप्यूटर और फोन पर काम सिखाया जाने लगा। पहली बार अनुपमा ने देखा, जिन हाथों ने कभी सिर्फ आंसू पोंछे थे, वो अब कपड़े काट रहे थे, कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहे थे। वो मुस्कुराई, कांच की चूड़ियां जितनी नाजुक दिखती हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं अगर इन्हें हौसले से पहना जाए। इसी बीच अनुपमा की माँ को बुखार रहने लगा। वो जयपुर आई, बेटी के सेंटर में बैठकर घंटों उन लड़कियों को देखती। एक रात अनुपमा के पास बैठकर बोली, बेटा, अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि तू अकेली नहीं है, तेरे साथ इतनी बेटियां हैं। माँ ने उसकी कलाई पकड़ी, अब ये चूड़ियां तू दूसरों में बांटती रहना, मैं खुश हूँ। माँ की आंखों से आंसू निकलते रहे। अनुपमा ने उन्हें सीने से लगा लिया। माँ के जाने के बाद अनुपमा अकेली हुई, पर अब वो अकेलापन डराने वाला नहीं था। माँ के कमरे में उसकी पुरानी चूड़ियों का डब्बा रखा था। अनुपमा ने वो डब्बा खोलकर अपने सेंटर में रख दिया। अब हर नई लड़की को एक जोड़ी चूड़ियां वहीं से दी जाती। हर जोड़ी में माँ का आशीर्वाद था। कई साल बीते। एक दिन अनुपमा को राज्य सरकार से एक पुरस्कार मिला, नारी शक्ति सम्मान। उसके संघर्ष और खनक के लिए स्टेज पर ट्रॉफी लेते हुए उसने अपनी कलाइयों को खनकाया। उसकी खनक की आवाज ने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। उसने मंच से कहा, ये ट्रॉफी मेरी नहीं, ये हर उस औरत की है जिसने टूटी चूड़ियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। कई साल बाद दीपू की बेटी हुई। अनुपमा को सब छोटी माँ कहने लगे। छोटी माँ ने उस बच्ची के कान में पहली बार खनक सुनाई। अपनी हरी चूड़ियां उसकी नन्ही कलाई से छुआ दी। जैसे मेरी खनक कभी नहीं रुकी, वैसे तेरी भी कभी मत रुकने देना। एक दिन किसी अजनबी लड़की का खत आया। मैं कभी अपनी टूटी चूड़ियों को पाप समझती थी दीदी, आज आपकी वजह से मुझे लगता है ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं खुद के लिए खड़ी हूँ। अनुपमा ने खत पढ़कर अपनी हरी चूड़ियों को माथे से लगाया। अब मेरी खनक अकेली नहीं,
अब ये आवाज दूर दूर तक जाती है। रात को अनुपमा ने अपनी पहली टूटी चूड़ी को हाथ में लिया। माँ का दिया वो टूटा टुकड़ा अब भी उसके पास था। वो बोली, अगर तू ना टूटती तो मैं ना जुड़ती, तू ही मेरी नई कहानी है। उसने वो चूड़ी अपनी माँ की तस्वीर के पास रख दी ताकि कभी कोई भूल ना पाए कि खनक सिर्फ सुहाग की नहीं, हिम्मत की निशानी भी है। आज भी जयपुर में खनक सेंटर की खिड़की से खनकती हंसी सुनाई देती है। बस और नहीं, हजारों औरतों की आवाज बन गई है। वो टूटी चूड़ियां अब हर नई कलाई पर सजती हैं, किसी की कमजोरी नहीं ताकत बनकर। कभी अगर कोई पूछे क्या चूड़ियां टूटती नहीं, तो जवाब साफ है, टूट सकती हैं, पर इन्हें पहनने वाली अगर चाह ले तो ये खनक कभी नहीं रुकती। इस तरह अनुपमा ने अपनी पूरी जिंदगी खनक सुनकर निकाल दी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।